हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग नाबार्ड ग्रेड ए 2026 एग्जाम के लिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। सेशन 17 चल रहा है, हमारा टॉपिक चल रहा है एनिमल हस्बेंड्री और ये है सेशन 17 का पार्ट नंबर 4। सिलेबस की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एनिमल हस्बेंड्री में फार्म एनिमल्स, उनका रोल इंडियन इकोनॉमी में, एनिमल हस्बेंड्री के मेथड्स, कॉमन टर्म्स पर्टेनिंग टू स्पीशीज, यूटिलिटी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड्स ऑफ कैटल, ये हम लोग कर चुके हैं अब तक। पार्ट 1, 2 और 3 में हम लोगों ने ये करा था पूरी तरह। फिर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू कॉमन फीड्स एंड फॉडर्स एंड देयर क्लासिफिकेशन एंड यूटिलिटी, इस सब को हम लोगों ने एक एमसीक्यू के वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश की, जिसमें हम लोगों ने अपने इन्हीं फार्म एनिमल्स की अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली भी उनका फीड क्या होता है, उनको किस तरह की बीमारियां होती है, वो सब कुछ समझने की कोशिश की थी। उसके साथ में हमारा ये फर्स्ट पार्ट एनिमल हस्बेंड्री का कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो से हम लोग इंट्रोडक्शन टू पोल्ट्री इंडस्ट्री की बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इंडिया की पोल्ट्री इंडस्ट्री का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर स्टेटस क्या है, पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉमन टर्म्स क्या है, और पोल्ट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या हमें पता होना चाहिए। इतना हम लोग इस वीडियो में करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट का, सो दैट इसको आप लोग जल्दी से देख के इसके नोट्स बना के अपना ये टॉपिक कंप्लीट करें। इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए एक एमसीक्यू वीडियो अलग लेकर आऊंगा, जैसा हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री के फर्स्ट पार्ट के लिए वीडियो करा है पूरा एमसीक्यूज का। अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 एमसीक्यूज में पूरे इस पार्ट को रिवाइज करने की कोशिश भी हम लोग करेंगे। इस वीडियो से हम लोग पोल्ट्री इंडस्ट्री के बारे में शुरू करेंगे। पोल्ट्री इंडस्ट्री से हमारा मतलब होता है मुर्गी पालन, जो हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग मुर्गे मुर्गी पालते हैं, बत्तख पालते हैं, टर्की पालते हैं। तो कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री क्या होता है? पोल्ट्री इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री का बात है या फिर उस इंडस्ट्री का नाम है जिसके अंदर हम लोग ऑर्गेनाइज और साइंटिफिक रेयरिंग करते हैं बर्ड्स की, जैसे चिकन, डक, टर्की। किस लिए करना होता है? क्योंकि हमें एग्स चाहिए, हमें मीट चाहिए। तो ये हमारे लाइव स्टॉक सेक्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। पोल्ट्री सेक्टर अपने आप में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है इंडियन एग्रीकल्चर का। क्यों? क्योंकि शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल होती है, जल्दी ही जल्दी हमें अंडे भी मिलते हैं, हमें मुर्गा मुर्गी भी मिलते हैं, क्विक रिटर्न्स मिलते हैं, और फीड को एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए काफी अच्छी इसकी एफिशिएंसी होती है। पोल्ट्री जो होती है itself provides affordable and high quality protein in the form of eggs and meat, thereby एक crucial role play करती हैं in improving nutritional security and addressing protein deficiency in the population। बड़े लाइव स्टॉक के साथ में अगर इसे कंपेयर किया जाए तो पोल्ट्री को कंपैरेटिवली लोअर लैंड चाहिए, कम कैपिटल चाहिए, टाइम इन्वेस्टमेंट भी इसके लिए कम है। इसकी वजह से ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए काफी ज्यादा सुटेबल होता है। एंड इटसेल्फ जो पोल्ट्री सेक्टर है, इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्यों? क्योंकि मल्टीपल इंडस्ट्रीज एक साथ काम करती है, जैसे हैचरी ऑपरेशन सारे हैं, फीड प्रोडक्शन है, फार्म मैनेजमेंट है, प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग है। तो मल्टीपल लेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इसके अंदर होता है। ठीक। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है पोल्ट्री इंडस्ट्री का इंडिया में? ट्रेडिशनली जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है इंडिया में एक बैकयार्ड एक्टिविटी की तरह होती है, विद इंडिजीनियस बर्ड्स कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्रोडक्टिविटी, मिनिमल इनपुट्स एंड सब्सिस्टेंस लेवल आउटपुट। फिर ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हुआ पोल्ट्री सेक्टर का पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में, पर्टिकुलरली 1960s के बाद में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर इंप्रूव्ड ब्रीड्स लेकर आने शुरू हुए, हाइब्रिड स्टेन्स आए और साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करनी शुरू करी गई, ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़े। फीड इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया, सीरियल्स अवेलेबल होने लगे ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। इसने भी इनडायरेक्टली हमारे पोल्ट्री फार्मिंग को सपोर्ट करा, पोल्ट्री फार्मिंग के एक्सपेंशन को सपोर्ट किया गया। फिर हमारी हैचरीज बनी, वेटरनरी साइंस डेवलप हुई, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हम लोगों ने देना शुरू करा, और इस सबसे जो हमारा ट्रेडिशनल पोल्ट्री होती थी उससे कॉमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग में एक शिफ्ट आना शुरू हुआ। पहले तो लोगों ने जैसे अपने ही घर के पीछे अपने लिए या अपने आजू बाजू के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए मुर्गी पालन कर लिया। फिर धीरे धीरे ये हमारा कॉमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ओवर द टाइम जो पोल्ट्री सेक्टर था वो बैकयार्ड सिस्टम से हटकर एक बड़े ऑर्गेनाइज और कॉमर्शियल इंडस्ट्री की फॉर्म में डेवलप होता चला गया, विद इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। पोल्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है इंडिया में? एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े कॉमर्शियल पोल्ट्री फार्म्स होते हैं। ये साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं रेयरिंग के। इट इंक्लूड्स कंट्रोल्ड हाउसिंग, बैलेंस फीडिंग और सिस्टमेटिक हेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। और ये इंटीग्रेशन मॉडल्स के अंदर काम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, जो कंपनीज होती है ना, वो चिक्स मतलब जो मुर्गे मुर्गी के बच्चे हैं, फीड, मेडिसिन और टेक्निकल सपोर्ट देती हैं। और जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स क्या करेंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, मतलब अपनी जगह देंगे जहां पे मुर्गी पालन होगा, और जो भी उससे रिलेटेड लेबर है उसके लिए मेहनत है वो करेंगे। तो जैसे आपकी ये होता है ना, जो आप ब्रांडिंग ले ले तो क्या कहते हैं, मैं टर्म भूल रहा हूँ अभी।
हम ब्रांडिंग ले लेते हैं किसी की, फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, तो एक तरह से फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह हो गया कि मुर्गे मुर्गी उन्होंने दिए, उनका खाना उन्होंने दिया, दवाइयाँ उन्होंने दिया, टेक्निकल सपोर्ट उन्होंने दिया, बट फार्मर्स को अपनी जगह चाहिए और फार्मर्स को मेहनत करनी है। द ऑर्गेनाइज सेक्टर ensures हायर प्रोडक्टिविटी, बेटर डिजीज कंट्रोल, efficient सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सिस्टम। ये जो सेक्टर है इटसेल्फ, पोल्ट्री सेक्टर का ऑर्गेनाइज सेक्टर, इट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन मीटिंग अर्बन डिमांड फॉर एग्स एंड पोल्ट्री मीट एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन। क्योंकि हमारे अर्बन एरियाज में इतनी ज्यादा अंडों की डिमांड है, मीट की डिमांड है, वो कैसे होगी? वो तभी होगी ना जब उतना ज्यादा मुर्गी पालन होगा, उतना ज्यादा एग प्रोडक्शन होगा, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू होता है। फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जो कि बैकयार्ड पोल्ट्री होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में स्मॉल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में स्मॉल स्केल पे काम होता है। जो ट्रेडिशनल पोल्ट्री रेयरिंग प्रैक्टिसेस होती है वो होती हैं जैसे अभी भी बहुत सी जगह रूरल एरियाज में है, इसमें मिनिमल इनपुट्स हैं और लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। बर्ड जो होती हैं दे आर ऑफन रेयर्ड इन ओपन और सेमी स्कैवेंजिंग सिस्टम, रिलाइंग ऑन लोकली अवेलेबल फीड रिसोर्सेज एंड हाउस होल्ड वेस्ट। इसमें उनके लिए कोई साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज नहीं की जाती है। नॉर्मल जैसे अपना देसी तरीके से भैया अपने घर में 4 मुर्गे पाले हुए हैं, मुर्गियां पाली हुई हैं, उसी तरह से काम चल रहा है। Now, this system is particularly important for the rural households। क्यों? क्योंकि उन्हें लो इन्वेस्टमेंट चाहिए और उन्हें सप्लीमेंट्री इनकम एंड न्यूट्रिशन चाहिए। हाउएवर, क्योंकि पुअर जेनेटिक स्टॉक होता है, साइंटिफिक फीडिंग नहीं होती, हाई ससेप्टेबिलिटी ऑफ डिजीजेज होती है, इसलिए प्रोडक्टिविटी भी इनकी कम रह जाती है। इंडिया में अगर प्रोडक्शन ट्रेंड्स की बात की जाए तो इंडिया इज अमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एग्स एंड पोल्ट्री मीट ग्लोबली, रिफ्लेक्टिंग द रैपिड ग्रोथ एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द पोल्ट्री सेक्टर। तो इंडिया जो है हमारा ग्लोबली लीडिंग प्रोड्यूसर है एग्स का भी, पोल्ट्री मीट का भी। एग प्रोडक्शन एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन ये हमारा ओवर द टाइम इंक्रीज हुआ है क्योंकि डिमांड हमारी बढ़ी है, ब्रीड्स हमारी बेटर हुई हैं और बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को हम लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया है। ग्रोथ जो है पोल्ट्री सेक्टर की, उसके लिए काफी सारे फैक्टर्स हैं जैसे increasing population, rising income, urbanization, changing dietary preferences towards protein rich food। इस सबको देखते हुए हमारा पोल्ट्री सेक्टर ग्रो हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड उसकी बढ़ रही है। तो ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स होती है, आपकी सप्लाई और डिमांड होती है ना, कि कितनी ज्यादा डिमांड हो रही है उस हिसाब से सप्लाई बढ़ती चली जाएगी। फिर इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हुए हैं, ब्रीडिंग में, फीडिंग में, डिजीज कंट्रोल में। इसने फर्दर प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करके पोल्ट्री इंडस्ट्री की एफिशिएंसी को बढ़ाया है। पोल्ट्री इंडस्ट्री का जो रोल है इंडियन इकोनॉमी में, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एक तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देता है वेरियस स्टेजेस पे, हैचरी ऑपरेशंस में, फीड मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मिंग में, प्रोसेसिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, मार्केटिंग में। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं उन्हें स्टेबल सोर्सेज ऑफ इनकम भी मिल रहा है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, रूरल एरियाज में भी और सेमी रूरल एरियाज में भी। जो सेक्टर है इट सपोर्ट्स अलाइड इंडस्ट्री जैसे फीड इंडस्ट्री हो गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई क्योंकि वैक्सीन बन रही है उनके लिए, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स हो गए। तो धीरे धीरे इससे रूरल इकोनॉमी भी स्ट्रेंथन होती जा रही है। एंड पोल्ट्री फार्मिंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन विमेन एम्पावरमेंट। क्यों? क्योंकि जो किसान मेल है वो तो आमतौर पे खेत में गया हुआ है, तो जो विमेन किसान हैं वो लोग इसका ध्यान रखती हैं। वुमेन इन रूरल हाउस होल्ड ऑफन टेक केयर ऑफ द पोल्ट्री सिस्टम, जो भी वो चाहे कॉमर्शियल उसके अंदर हो या फिर रूरल ये उसमें अनऑर्गेनाइज उसके अंदर हो। तो उससे वुमेन एम्पावरमेंट भी स्ट्रेंथन होता है। चैलेंजेस क्या आते हैं इसमें, कंस्ट्रेंट्स क्या आते हैं? कई बार डिजीज ब्रेक करती है, जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा आ गया या बर्ड फ्लू आ गया, तो ये पोल्ट्री प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा बड़ा थ्रेट की तरह काम करता है। तो इससे हमारी सप्लाई चेन भी डिसरप्ट होती है और लॉसेस भी होते हैं। कॉस्ट ऑफ फीड बढ़ता जा रहा है, जैसे मेज का, सोयाबीन का कॉस्ट बढ़ रहा है, उससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया या फिर इनपुट कॉस्ट बढ़ गई तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है फार्मर्स के लिए वो कम होने लग जाता है। फिर एक इशू और है, लैक ऑफ एडुकेट कोल्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी वजह से भी जो एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है या मार्केटिंग है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की, वो अफेक्ट होती है। और अब ये मत कहना कि अंडे हैं, अंडे खराब नहीं हो जाएंगे, सिर्फ अंडों की बात नहीं है, मीट की भी बात हो रही है। फिर प्राइस वॉलेटिलिटी है, मार्केट फ्लक्चुएशन है, वो अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं पोल्ट्री फार्मर्स के लिए। इस सब के अलावा एनवायरमेंटल कंसर्न्स और वेस्ट मैनेजमेंट, ये वो इश्यूज हैं जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं लार्ज स्केल पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है हमारे पोल्ट्री इंडस्ट्री के? जो पोल्ट्री सेक्टर है उसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है ड्यू टू द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर प्रोटीन रिच फूड एंड एक्सपेंशन ऑफ अर्बन मार्केट्स। हम इसमें अडॉप्शन कर सकते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजीज का, जैसे ऑटोमेशन का, बेटर जेनेटिक्स का, प्रिसीजन फार्मिंग का, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी और ज्यादा बेटर होती चली जाए। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाते हैं, जैसे प्रोसेस चिकन हो गया, पैकेज एग्स हो गए, इससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होता है, जैसे कोल्ड चेन्स बढ़ रही हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स अच्छी हो रही हैं, एक्सपोर्ट फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, तो सेक्टोरल ग्रोथ भी होता है।
अब ये आपका अपने आप में इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री के ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव आंसर आपने रेडी कर दिया है ये पिछले 5-6 स्लाइड्स में। और इसके साइड्स में जब करंट अफेयर का रिलेटेड कुछ डेटा ऐसा आ जाएगा वो हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर और ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं पोल्ट्री के अंदर। पोल्ट्री में इसके बाद पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले इसके थोड़े से टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं। जैसे ब्रॉयलर क्या होता है, लेयर क्या होता है, चिक क्या होता है, पुलेट क्या होता है, कॉकरियल क्या होता है, फीड कन्वर्जन रेशियो क्या होता है। तो ब्रॉयलर वो चिकन है जिसे स्पेसिफिकली मीट प्रोडक्शन के लिए रेस किया जाता है। वो चिकन जिसे स्पेसिफिकली मीट प्रोडक्शन के लिए रेस किया जाता है उसे हम ब्रॉयलर कहते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ग्रोथ एंड हाई फीड एफिशिएंसी। लेयर वो बर्ड है जिसे एग प्रोडक्शन के लिए रेस किया जाता है। इनका काम सिर्फ अंडे देना है। दे आर सेलेक्टेड फॉर हाई लेइंग कैपेसिटी एंड लॉन्गर प्रोडक्टिव लाइफ। चिक है, चिक जो होता है न्यूली हैच बर्ड जो होती है, जो नया नया मुर्गे मुर्गी का बच्चा पैदा होता है उसे चिक कहते हैं। इसे कंट्रोल टेम्परेचर चाहिए, कंट्रोल केयर चाहिए ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस। पुलेट एक यंग फीमेल बर्ड होती है जिसने अभी तक एग्स ले करने शुरू नहीं करे, उसे हम लोग प्यूलेट कहते हैं। कॉकरेल जो होता है यंग मेल बर्ड होता है, उसे कॉकरेल कहते हैं। फीड कन्वर्जन रेशियो क्या आता है? इट इज द अमाउंट ऑफ फीड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ आउटपुट। चाहे मीट की बात करो, एग्स की बात करो, है ना। तो यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कितना फीड चाहिए, वो हमारा फीड कन्वर्जन रेशियो है। और ये एक एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन को इंडिकेट करता है। इट एक्ट एज एन इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। अब पोल्ट्री प्रोडक्शन सिस्टम हमारे कैसे होते हैं? दो तरह के होते हैं, बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक हमारा बैकयार्ड सिस्टम होता है। पोल्ट्री प्रोडक्शन सिस्टम आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू बैकयार्ड सिस्टम, सेमी इंटेंसिव सिस्टम और इंटेंसिव कॉमर्शियल सिस्टम बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इनपुट यूज। तुमने तीन तरह से इसे क्लासिफाई कर दिया। हमारा बैकयार्ड सिस्टम बन गया, सेमी इंटेंसिव सिस्टम बन गया और इंटेंसिव कॉमर्शियल सिस्टम बन गया। जो बैकयार्ड सिस्टम है उसके अंदर लो इनपुट है, स्मॉल स्केल रेयरिंग है विद स्कैवेंजिंग फीडिंग और मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है। इंटेंसिव सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंटेंसिव सिस्टम के अंदर लार्ज स्केल कॉमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है विद कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, बैलेंस फीडिंग है, हाई प्रोडक्टिविटी है। और इन दोनों के बीच में हमारा सेमी इंटेंसिव सिस्टम आता है। इसके अंदर दोनों ही सिस्टम्स के फीचर्स कंबाइंड होते हैं। इट अलाउस पार्शियल स्कैवेंजिंग अलोंग विद द सप्लीमेंट्री फीडिंग। ठीक है, ये तीन तरह के हमारे पोल्ट्री प्रोडक्शन सिस्टम हो गए। इसमें हाउसिंग भी होती है। हाउसिंग इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, क्यों? क्योंकि कई बार प्रेडेटर्स होते हैं जो मुर्गा मुर्गी खा जाते हैं। जैसे आपकी बिल्ली आएगी, वो भी आपकी चिड़िया को खा जाएगी, चील भी लाएगी, वो भी चिड़िया को खा जाएगी। तो हाउसिंग इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग बर्ड्स फ्रॉम प्रेडेटर्स, एडवर्स वेदर कंडीशंस एंड डिजीजेस एंड एंश्योरिंग देयर ऑप्टिमल प्रोडक्शन। डीप लिटर सिस्टम इसके अंदर होता है। इट इन्वॉल्व्स rearing birds on a floor covered with litter material such as rice husk which absorbs moisture and provide insulation. केज सिस्टम होता है। इट इन्वॉल्व्स कीपिंग बर्ड्स इन केजेस, अलाउइंग बेटर मैनेजमेंट, रिड्यूस्ड फीड वेस्टेज एंड इजियर एग कलेक्शन। इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग कंडीशन चाहिए, सैनिटेशन चाहिए। एक क्रिटिकल कंपोनेंट है पोल्ट्री हाउसिंग के, वरना क्या होगा? वरना वहां पे वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप होने लगेंगे और हमारा जो भी पक्षी है वो बीमार होने लगेगा। अब इसमें पोल्ट्री ब्रीड्स या स्ट्रेन्स की बात करें तो उन्हें हमने क्लासिफाई कैसे करा है? पहले हम लोगों ने उन्हें यूटिलिटी के बेस पे क्लासिफाई करा है, फिर हम लोगों ने उन्हें ओरिजिन के बेस पे क्लासिफाई करा है। हम लोग जब पोल्ट्री को क्लासिफाई करते हैं एग टाइप या मीट टाइप में, ठीक है, वो या फिर उनकी डुअल पर्पस बर्ड्स के फॉर्म में, तो वो हमारी यूटिलिटी पर बेस्ड है। एग टाइप मतलब लेयर्स, मीट टाइप मतलब ब्रॉयलर्स। डुअल पर्पस बर्ड जो एग के लिए भी काम आएंगी, मीट के लिए भी काम आएंगी, डिपेंडिंग वेदर दे आर रेयर्ड फॉर एग प्रोडक्शन, मीट और बोथ। लेयर बर्ड जो होती हैं, दे आर जेनेटिकली सेलेक्टेड फॉर हाई एग प्रोडक्शन ओवर अ लॉन्ग लेइंग साइकिल। जो जो ब्रॉयलर्स होते हैं, दे आर सेलेक्टेड फॉर रैपिड ग्रोथ एंड एफिशिएंट फीड कन्वर्जन। बेस्ड ऑन ओरिजिन की बात करें तो कुछ हमारी एक्सोटिक और कमर्शियल हाइब्रिड स्ट्रेन्स होते हैं। दे डोमिनेट मॉडर्न पोल्ट्री फार्मिंग ड्यू टू देयर हाई प्रोडक्टिविटी, यूनिफॉर्म ग्रोथ एंड सुपीरियर फीड एफिशिएंसी। फिर इंडिजिनियस पोल्ट्री ब्रीड्स होती हैं। दे आर अडेप्टेड टू लोकल कंडीशंस एंड दे आर वैल्यूड फॉर देयर हार्डीनेस, डिजीज रेजिस्टेंस एंड सूटेबिलिटी फॉर बैकयार्ड एंड लो इनपुट सिस्टम। हाउएवर उनका जो प्रोडक्शन होगा वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा कम होगा। ठीक। अब जो ब्रॉयलर स्ट्रेन्स होते हैं वो हमारे मीट पोल्ट्री के होते हैं। जैसे कॉमर्शियल ब्रॉयलर, इसमें कॉब होता है, रॉस होता है। दो इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं, कॉब और रॉस। कॉमर्शियल ब्रॉयलर स्ट्रेन्स सच एज कॉब एंड रॉस, ये इंटेंसिव पोल्ट्री प्रोडक्शन सिस्टम में बहुत ज्यादा यूज होते हैं इंडिया में। क्यों? क्योंकि इनका रैपिड ग्रोथ रेट है, हाई फीड एफिशिएंसी है। ये जो बर्ड्स हैं, ठीक है, ये हम लोग मीट टाइप की बात कर रहे हैं। दीज बर्ड अटेन मार्केट वेट अराउंड 2 किलो विद इन 5 to 6 वीक्स, मेकिंग देम सुटेबल फॉर क्विक टर्नओवर एंड कॉमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी।
Broiler exhibit a low feed conversion ratio, approximately 1.5 से 1.8, indicating efficient conversion of feed into body weight. This meat produced is tender, uniform, and has a high dressing percentage, which enhances market value. लेयर की बात करें, एग टाइप पोल्ट्री होती है, जैसे इसमें व्हाइट लेग हॉर्न होता है। व्हाइट लेग हॉर्न इटली की बर्ड है। इट इज एन एक्सोटिक एग टाइप ब्रीड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इटली। इट इज वाइडली यूज्ड इन कॉमर्शियल एग प्रोडक्शन सिस्टम इन इंडिया। ये जो ब्रीड है, ये पर ईयर 250 से 300 अंडे देते हैं अंडर इंडियन कंडीशन, विद हायर आउटपुट अंडर ऑप्टिमाइज्ड मैनेजमेंट। तो एक ही चिड़िया से साल भर में 250 से 300 अंडे मिल रहे हैं। White Leghorn birds are characterized by their small body size, wide plumage, high feed efficiency, जो कि मेंटेनेंस कॉस्ट इनकी कम कर देते हैं। The breed is highly suited for cage system and intensive egg production units. इंडिजीनियस पोल्ट्री ब्रीड्स में हमारी असील होती है। असील एक इंडियन ब्रीड है। असील एक इंडियन ब्रीड है जो कि आंध्रा, तेलंगाना, यूपी के अंदर पाई जाती है, और इनकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और डिजीज रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा अच्छा है। बट ये जो ब्रीड है, इसकी ना लो एग आउटपुट है, साल में 60 से 80। मतलब आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 1/4 आउटपुट हो गया जो हमारा पीछे इटली वाला था। इनका मॉडरेट मीट है, बट इट इज वैल्यूड फॉर इट्स हार्डीनेस एंड अडेप्टेबिलिटी टू बैकयार्ड सिस्टम। असील बर्ड्स का मस्कुलर बॉडी होती है, एग्रेसिव टेम्परामेंट होता है, और ट्रेडिशनली इन्हें रूरल पोल्ट्री सिस्टम के अंदर मेंटेन किया जाता है। फिर कड़कनाथ है। कड़कनाथ चिकन जो होता है, ये मध्य प्रदेश का जीआई टैग्ड ब्रीड है। तो ये ब्रीड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि इसे जीआई टैग मिला हुआ है। इट इज एन इंडिजीनियस पोल्ट्री ब्रीड नेटिव टू झाबुआ रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, जिसे जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था। ब्रीड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ब्लैक प्लमेज, ब्लैक स्किन, ब्लैक बोन्स एंड ब्लैक मीट। इस कंडीशन को फाइब्रोमेलानोसिस बोलते हैं। तो आएगा कि कड़कनाथ में कौन सी कंडीशन है, या फिर फाइब्रोमेलानोसिस कौन सी, मतलब कौन सी पोल्ट्री ब्रीड के अंदर पाया जाता है। आंसर विल बी कड़कनाथ। कड़कनाथ प्रोड्यूसेस मॉडरेट एग आउटपुट, करीब 80 से 100 एग्स दिए जाते हैं पर साल, मॉडरेट मीट, बट इट इज हाईली वैल्यूड फॉर इट्स न्यूट्रिशनल रिचनेस इंक्लूडिंग हाई प्रोटीन एंड लो फैट कंटेंट। तो कड़कनाथ मीट या कड़कनाथ चिकन या एग की हम लोग जब बात करते हैं, हाई प्रोटीन लो फैट कंटेंट होता है। ब्रीड हैज अ प्रीमियम मार्केट डिमांड ड्यू टू इट्स मेडिसिनल वैल्यू एंड यूनिक मीट क्वालिटी। जो नीश या हेल्थ कॉन्शियस मार्केट्स होते हैं, नीश मार्केट्स में, हेल्थ कॉन्शियस मार्केट्स में इनकी काफी ज्यादा यूनिक वैल्यू होती है, मार्केट डिमांड होती है अच्छी खासी। कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे फीड कन्वर्जन रेशियो हम लोगों ने समझ लिया। फीड कन्वर्जन रेशियो क्या होता है, वो की पैरामीटर है पोल्ट्री फार्मिंग में देखने के लिए, जो कि बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ फीड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ मीट और एग। और जितना ज्यादा कम होता है फीड कन्वर्जन रेशियो, उतना ही ज्यादा बेटर एफिशिएंसी होती है। ब्रॉयलर्स का लो फीड कन्वर्जन रेशियो होता है, शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल होती है। बट जब लेयर्स की बात करती हैं, उनकी लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल होती है विद सस्टेन एग प्रोडक्शन कैपेसिटी। Poultry farming is highly efficient due to its fast turnover, low space requirement, high productivity per unit input, and making it one of the most commercialized livestock sector. हाइब्रिड और कॉमर्शियल पोल्ट्री स्ट्रेन जो होते हैं, तो ये हमारे ज्यादातर कॉमर्शियल हाइब्रिड स्ट्रेन पे डिपेंड करते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। फिर वो चाहे हमारा एग प्रोडक्शन के लिए हो या फिर हमारी मीट के लिए हो, है ना। हमने रॉब पढ़ा, कॉस पढ़ा, और हमने लेग हॉर्न पढ़ा। ये हमारे मीट के लिए और एग्स के लिए कॉमर्शियली यूज किए जाते हैं। पोल्ट्री हाउसिंग स्पेस की एक एक चीज देख लीजिए। वैसे मैं इस चीज को आपको एमसीक्यूज में पढ़ाऊंगा, जैसे एनिमल हस्बेंड्री के लिए हमने फार्म एनिमल्स के लिए एमसीक्यूज करे थे, सिमिलरली मैं इसको भी एमसीक्यूज में कराऊंगा। यहाँ पे आप ब्रीफली इसको समझ लीजिए एक बार। पोल्ट्री हाउसिंग रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट क्या होती है। जो ब्रूडिंग स्टेज होती है, जिसमें वो बच्चे होते हैं, चिक्स होते हैं, चिक्स को अप्रोक्सीमेटली 0.5 से 1 स्क्वायर फीट का स्पेस चाहिए होता है पर बर्ड। प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल और प्रोटेक्शन चाहिए होता है। हाउसिंग जो होती है, इट शुड बी वार्म, वेंटिलेटेड, एंड दे शुड, है ना, एंड शुड गिव प्रोटेक्शन। क्यों? क्योंकि जो चिक्स होते हैं वो अर्ली लाइफ में हाईली सेंसिटिव होते हैं। जब ये ब्रॉयलर्स होते हैं, तो ब्रॉयलर्स को अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 स्क्वायर फीट का फ्लोर स्पेस चाहिए होता है पर बर्ड, एज दे आर रेयर्ड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन अंडर हाई डेंसिटी सिस्टम। एडुकेट स्पेस एंश्योर्स एफिशिएंट ग्रोथ, प्रॉपर फीड इंटेक एंड रिड्यूस मोर्टेलिटी। लेयर्स की बात करें, तो लेयर्स को 1.5 से 2 स्क्वायर फीट का स्पेस चाहिए होता है पर बर्ड। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्यादा स्ट्रक्चर्ड स्पेस चाहिए होता है, एज ज्यादा स्ट्रक्चरल स्पेस चाहिए होता है एग प्रोडक्शन के लिए। केज सिस्टम्स अलाउ एफिशिएंट स्पेस यूटिलाइजेशन, बेटर एग कलेक्शन एंड डिजीज कंट्रोल। ज्यादा डिटेल में हम लोग इसी टॉपिक को एमसीक्यूज के अंदर जब करेंगे, आपका वहां पर कवर हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही है। इसके साथ हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। एक पार्ट और आएगा इस वीडियो में।
इस सीरीज में, इस यूनिट के लिए। तब तक ये मेरा नाबार्ड का चैनल है, नाबार्ड GRA, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और ये नाबार्ड ग्रेड ए ग्रुप है डिस्कशंस के लिए, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये मेन चैनल है विश्वास क्लासेस का टेलीग्राम पर, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आप लोगों को सभी पीडीएफ टाइमली मिलती रहे, बाकी वीडियोस के लिंक मिलते रहे, और आपके एग्जाम रिलेटेड जो बाकी इंफॉर्मेशन है, डिस्कशन है, वो टाइम टू टाइम होते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।